तो इसमें जो बेटा बात की जा रही है वो ये की जा रही है कि एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप का क्वेश्चन है, ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इन्होंने नए सिलेबस के अंदर ऐड किया है, पहले ये इसके अंदर नहीं आता था। सो इसमें जो बात हो रही है बेटा वो ये हो रही है कि किस तरीके से जो है वो हम लोग डाटा स्टोर करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप का आप अगर आइडिया है तो आप इजीली कर सकते हैं। तो हमारे पास जो टोटल अगर मैं बात करूं तो दो इन्होंने बात की एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप में। एक बात की इन्होंने स्टैक की, एक बात की क्यूब की, और इसके अलावा लिंक लिस्ट भी है। ठीक है। तो इसमें ये बात कर रहा है कि एक डायग्राम इन्होंने यहाँ रिप्रेजेंट की है, जिसमें उन्होंने ये बात की है कि इसके अंदर जो है वो क्यों हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर इन्होंने और भी चीजें ऐड की हैं, जिसमें इन्होंने ये बात की है कि फ्रंट ऑफ द क्यू पॉइंटर पॉइंट्स द नेक्स्ट आइटम टू बी रिमूव। यानी जब भी आप डाटा को रिमूव करने की बात कर रहे हो तो वो कहाँ से रिमूव होगा? फ्रंट से। क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है ना बेटा। तो फ्रंट पे वो चीजें हैं जो हाथ जो डाटा फर्स्ट टाइम आया, और उसके बाद फिर डाटा जब ऐड होता चला जाएगा तो वो क्या ऐड होगा बेटा? एंड ऑफ क्यू। सो एंड ऑफ क्यू पॉइंटर पॉइंट्स टू द लास्ट आइटम एडेड। तो जो लास्ट आइटम आपने ऐड की थी वो एंड ऑफ क्यू से अपडेट होगी। ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है द क्यू इज सर्कुलर सो दैट एम्प्टी स्टोरेज एलिमेंट्स कैन बी रीयूज। तो आप क्या कर रहे हो, आप ये कर रहे हो कि ये सर्कुलर क्यू है। सर्कुलर क्यू का मतलब बेटा ये होता है, थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे मैं डाटा ऐड करता चला गया, मैंने यहाँ A B C D। अब यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया? एंड ऑफ क्यू आ गया। अब यहाँ पे आके प्रोग्राम क्या हो जाएगा? ये फुल हो जाएगी क्यू। ठीक है। लेकिन अब नॉर्मली भी फुल हो जाएगी, सर्कुलर भी फुल हो जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, मैं बात कर रहा हूँ सर्कुलर क्यू की। तो सर्कुलर क्यू में डाटा रीयूज हो जाता है। रीयूज होने का मतलब क्या है कि अभी तक तो टोटल एलिमेंट्स हमारे पास 7 ऐड हुए हैं, तो चलो अभी तक तो फुल है ये। लेकिन अगर मैंने फ्रंट पॉइंटर को यानी डाटा मैंने डी क्यू किया, तो मेरा फ्रंट पॉइंटर कहाँ मूव कर जाएगा? आगे मूव कर जाएगा। तो अब ये जो फ्रॉग वाली पोजीशन है ये खाली है। तो सर्कुलर क्यू में क्या होगा कि आप फिर एंड ऑफ क्यू में जब डाटा ऐड करोगे तो वो दोबारा यहाँ चले जाएगा, और एंड ऑफ क्यू यहाँ से रीस्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ये रीयूज कर लेगा। जबकि नॉर्मल क्यू जो होता है वो 7 के आगे एड्रेस जाता ही। आपको क्या करना होगा? आपको जो है वो डाटा डिलीट करना होगा, और फिर उसके बाद आप जो है वो वापसी आओगे। तो नॉर्मल क्यू में और सर्कुलर क्यू में बस फर्क ये होता है कि जो नॉर्मल क्यू होती है उसमें एंड ऑफ क्यू जो होती है वो हाईएस्ट एड्रेस तक आके रुक जाती है, उसके आगे डाटा रीस्टार्ट नहीं होता। जबकि सर्कुलर क्यू में क्या होता है कि जो एड्रेस होता है वो दोबारा से रीस्टार्ट हो जाता है, अगर पोजीशन अवेलेबल है तो, स्पेस अवेलेबल है तो। क्योंकि फ्रंट मैंने कहाँ मूव करा दिया? कैट की तरफ। तो इसका मतलब फ्रॉग मेरे किसी काम का नहीं है। तो फ्रॉग पोजीशन क्या हो जाएगी? रीयूज हो जाएगी, तो एंड ऑफ पॉइंटर आगे चला जाएगा और डाटा ऐड हो जाएगा। समझ आ रही है बेटा मेरी बात? तो ये सर्कुलर क्यू का ये फायदा होता है कि रीयूज हो जाता है आपका स्पेस नॉर्मल क्यू के मुकाबले में। वरना नॉर्मल क्यू में क्या होगा? नॉर्मल क्यू में ये होगा कि आपका स्पेस जो है वो फिर जो है वो रीयूज नहीं कर पाते हो। आपको डाटा फर्दर जो है वो डिलीट करना है, तो उसके बाद वो सारी चीजें होती है। लेकिन फिलहाल अभी हम सर्कुलर की बात कर रहे हैं। सो होपफुली यहाँ तक बात जो है वो समझ में आ गई। अब बात को आगे लेके चलते हैं बेटा। अब क्या कह रहे क्या हैं? आप एक दफा दोबारा एक्सप्लेन करेंगे ओके ये? ओके ओके, दोबारा बता देता हूँ। इसमें बेटा ये हो रहा है कि अगर मैं डाटा ऐड कर रहा हूँ, मैंने यहाँ कहा A B C और D। तो ये हमारा एंड ऑफ क्यू कहाँ तक आ जाएगा? एंड ऑफ क्यू यहाँ आ जाएगा, यहाँ से हट जी। जाएगा, एंड ऑफ क्यू यहाँ आ जाएगा। अब जब सर्कुलर क्यू की बात हो रही है तो सर्कुलर क्यू में ये होता है कि एड्रेस रीयूज हो सकता है। रीयूज होने का मतलब ये है कि अगर जैसे मिसाल के तौर पे मैंने जो है वो 2 दफा डाटा डी क्यू कर दिया, तो फ्रंट कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। जी। तो इसका मतलब ये है कि फ्रॉग और कैट ये अब हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये डी क्यू हो चुकी है। ऐसा ही है। हम्म। तो अब नॉर्मल क्यू में क्या होगा? नॉर्मल क्यू में डाटा आप ऐड नहीं कर सकते। नॉर्मल क्यू में डाटा जो है वो ऐड नहीं होगा, आपको रीयूज नहीं करना है। आप जो है वो यहाँ स्टक होगा, क्योंकि हाईएस्ट एड्रेस एंड ऑफ क्यू का क्या हो गया? एंड ऑफ क्यू का 7 हो गया, और लोएस्ट एड्रेस 2 हो गया। लेकिन जो दो स्पेस हैं फ्रॉग और कैट वाले वो यूज नहीं होंगे नॉर्मल क्यू के अंदर। फिर क्या करते हैं हम? सॉल्यूशन बनाते हैं कि सर्कुलर क्यू कर लेते हैं। सर्कुलर क्यू से क्या फायदा है कि टोटल एलिमेंट 7 होंगे, चाहे एड्रेस आप क्या कर लो, रीयूज कर लो। तो रीयूज करने का मतलब ये है कि क्योंकि आपका फ्रंट पॉइंटर 2 पर है, तो 1 और 0 पोजीशन क्या है? खाली है, या ये यूज हो सकती हैं। तो अब अगर मैं डाटा ऐड करूंगा तो एंड पॉइंटर यहाँ से हट के कहाँ आ जाएगा? मैं जैसे कह देता हूँ Z और E,
तो आपका फ्रंट पॉइंटर सॉरी एंड पॉइंटर का आ जाएगा बेटा ई पे आ जाएगा, ये एंड ऑफ क्यू हो जाएगा। जी। तो आपने फ्रॉक की जगह जेड रख लिया और कैट की जगह क्या कर लिया, ई रख लिया। तो इससे क्या होगा बेटा, इससे आपका जो स्पेस है वो क्या हो जाएगा, रीयूज हो जाएगा। तो लेकिन इस चीज का हम ख्याल रखते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि एंड ऑफ क्यू फ्रंट पॉइंटर के बराबर हो जाए या उससे आगे चला जाए, ऐसा नहीं। ठीक है। तो ये चीज होती है सर्कुलर क्यू के अंदर। तो सर्कुलर क्यू में आप स्पेस को क्या कर लेते हो बेटा, रीयूज कर लेते हो। अभी मैं आगे एग्जाम्पल भी करवाऊंगा तो आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अभी सिर्फ इन्होंने ये कहा है कि आपने ऑक्टोपस को क्या करना है, ऐड करना है क्यू के अंदर। तो अब इसके स्टेप्स बताएं कि इसके स्टेप्स जो है वो क्या होंगे। देखिए बेटा, इसके स्टेप्स ये होंगे कि जब भी आप डाटा को ऐड करोगे तो आपने क्या करना है सबसे पहले, क्योंकि एंड ऑफ क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले तो ये चीज रिकॉल करो कि एंड ऑफ क्यू अपडेट होगा आपका। तो एंड ऑफ क्यू को पहले आपने लेकर आना है 4 लोकेशन के ऊपर। तो आप इसके लिए ये लिखेंगे कि एंड ऑफ पॉइंटर, आप इसके साथ ये लिखेंगे, ई ओ क्यू लिख देता हूँ शॉर्ट में, एंड ऑफ क्यू पॉइंटर विल बी अपडेटेड बाय 1। पहला पॉइंट ये हो गया। ठीक है। तो जब एंड ऑफ पॉइंटर इसको रिप्रेजेंट करेगा, तो अब हम इस लोकेशन पे डाटा ऐड करें, तो ऑक्टोपस जो है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद जो एंड ऑफ क्यू पॉइंटर की पोजीशन है उसके ऊपर हम ऑक्टोपस को सेव कर देंगे। सही है। सो अब यहाँ आप लिख सकते हो ऑक्टोपस will be stored in location pointed by एंड ऑफ क्यू पॉइंटर। ठीक है। तो एंड ऑफ क्यू पॉइंटर जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है उस लोकेशन के ऊपर आप डाटा ऐड कर देंगे। क्लियर है बेटा। हाँ जी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट ये पूछ रहा है कि डिस्क्राइब करें हाउ द नेक्स्ट आइटम इन द गिवन क्यू इज रिमूव्ड एंड स्टोर्ड इन द वेरिएबल एनिमल नेम। तब आपने क्या करना है, अब आपने डी क्यू करना है। तो डी क्यू जब आप करना है तो आप कहाँ से करेंगे बेटा, फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर से करेंगे। तो डी क्यू करने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि अब यहाँ रिवर्स ऑर्डर आपने फॉलो करना है कि जो भी एरे है उसमें आप फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर की पोजीशन पे जो डाटा है, जो क्या है फ्रॉग है, वो आप क्या करोगे, वो आप सेव करोगे किस वेरिएबल के अंदर, एनिमल नेम के वेरिएबल। तो आप एनिमल नेम के अंदर जो है वो क्या ऐड करोगे बेटा, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। यहाँ देख लो कि अगर मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि मुझे जो है वो डी क्यू करना है, तो जब आप डी क्यू करोगे बेटा तो होगा ये। अभी एरे का नाम इन्होंने बताया, एरे का नाम इन्होंने नहीं बताया, चलो हम अज्यूम कर लेते हैं एनिमल कह देते हैं। वेरिएबल का नाम मैं ले लेता हूँ क्योंकि उन्होंने दिया हुआ है एनिमल नेम इज इक्वल टू, एरे का नाम हम कंसीडर कर लेते हैं एनिमल। ठीक है। और किस पोजीशन पे, ये एरे का नाम है एनिमल। ठीक है। और किस पोजीशन का डाटा बेटा उठाना है हमने, फ्रंट एफ ओ क्यू कह देता हूँ। तो एफ ओ क्यू अभी क्या है बेटा, 0 है। तो एरे की 0 पोजीशन पे क्या मौजूद है, फ्रॉग मौजूद है। तो एनिमल नेम के अंदर क्या आ जाएगा बेटा, फ्रॉग आ जाएगा। ओके। जी। तो अब आप ये बता देंगे कि फ्रॉग वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड एट लोकेशन 0 इज प्रेजेंट एट लोकेशन 0 it is assigned to a variable एनिमल नेम। एनिमल नेम के वेरिएबल में हम इसे सेव कर देंगे। और फिर बेटा आप क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि फ्रंट पॉइंटर यहाँ आ जाएगा, क्योंकि डी क्यू करने से
डाटा एक्चुअली डिलीट नहीं होता, बेसिकली हम पॉइंटर चेंज कर देते हैं उसको। ठीक है, तो फ्रंट पॉइंटर अब किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा, फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर। ठीक है, तो फिर आपने नेक्स्ट पॉइंट जो आपने बताना है वो ये बताना है कि एफ ओ क्यू will be moved to location 1। लोकेशन, ठीक है बेटा। फिर कह रहा है डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द क्यू व्हेन फ्रंट ऑफ द क्यू एंड एंड ऑफ द क्यू पॉइंटर्स हैव द सेम वैल्यू। तो बेटा ये कब हो सकता है, ये जब हो सकता है जब हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट मौजूद हो। सही है, जब हमारे पास एक ही डाटा एलिमेंट बेटा मौजूद होगा, जब हमारे जी। पास एक ही डाटा मौजूद होगा बेटा, तब हम ये काम कर सकते हैं कि जो है ना, या आप ये कह सकते हो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो आप इसके साथ ये पॉइंट लिखोगे, व्हेन देयर इज ओनली, यानी इन्होंने पूछा फ्रंट और क्यू सेम कब होंगे, वो जब सेम होंगे बेटा जब दोनों एक ही डाटा मौजूद। ठीक है, व्हेन ओनली वन डाटा आइटम प्रेजेंट इन द क्यू, व्हेन ओनली वन डाटा आइटम प्रेजेंट इन द क्यू। चलें जी आगे चलें। अब इसके अंदर बेटा क्या बात कह रहा है कि सम ऑपरेशंस आर कैरीड आउट ऑन द ओरिजिनल क्यू गिवन इन पार्ट ए। तो ये इन्होंने डाटा ऑलरेडी सेव करके हमको दिया है। ठीक है, और हमसे वो ये कह रहा है, ये करंट स्टेट है, और उसके बाद फर्दर बोला है कंप्लीट द डायग्राम टू शो द स्टेट ऑफ द क्यू आफ्टर द फॉलोइंग ऑपरेशन। यानी ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो इस डायग्राम को कंप्लीट करना है। तो हमने ऐड क्या करना है बेटा, ये तीन आइटम्स ऐड करनी है, और रिमूव कितनी आइटम्स करनी है, दो। तो अभी करंटली अगर जो सिचुएशन देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद होगा, फ्रंट यहाँ पर है, और एंड जो है वो यहाँ पर। तो चलें पहले ऐड कर ले। तो ये आपने ऐड कर लिया, वन आइटम, टू आइटम, और दिस इज थर्ड आइटम। तो आपका जो एंड ऑफ पॉइंटर हो गया बेटा वो कहाँ आ गया, वो यहाँ। और रिमूव करना है टू डाटा आइटम्स, तो यहाँ से उठ के कहाँ आ जाएंगे, दो स्टेप आगे चल। सो दिस इज द फाइनल डायग्राम दैट यू कैन कंप्लीट इट और यू कैन ड्रॉ इट। ठीक है बेटा, अब ये पूरा आप लिख लीजिएगा, फ्रंट ऑफ क्यू और एंड ऑफ क्यू, ये पूरा पॉइंटर करके। जी। ठीक है जी, नाउ लेट्स मूव ऑन। अब इन्होंने एक और सवाल इन्होंने दिया, इन्होंने कहा है कि ये स्टेट इन्होंने दी है, जो कि इन्होंने आफ्टर और फर्दर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए जिसके नतीजे में ये हमें नजर आ रहा है। और उसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि ई एल के यहाँ लिखा हुआ है, और ये माउस दिया हुआ है इन्होंने, एंड ऑफ पॉइंटर ये फ्रंट पॉइंटर है। कह रहे हैं रिमूव वन आइटम एंड देन एड डॉल्फिन एंड शार्क। तो वन आइटम करनी है रिमूव, तो जब रिमूव करेंगे तो आप फोर्थ पोजीशन पर आ जाएगा ये। फ्रंट ऑफ क्यू कहाँ आ जाएगा बेटा, फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर यहाँ आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, यहाँ आ जाएगा। और बाकी ऐड कितना करना है, डॉल्फिन एंड शार्क। तो माउस वाली पोजीशन के ऊपर क्या मौजूद है बेटा, माउस वाली पोजीशन के ऊपर हमारे पास मौजूद है एंड ऑफ क्यू पॉइंटर मौजूद है। ठीक है, तो अब आप जब ऐड करोगे तो आंट वाली जगह पे, ई एन टी वाली जगह पे क्या आ जाएगा, डॉल्फिन। और क्योंकि ये सर्कुलर है तो फ्रॉग की जगह खाली है, ये स्पेस कोई यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि फ्रंट जो है वो ई एल के से रिप्रेजेंट हो रहा है। सही है, तो हम क्या कर रहे हैं, बल्कि फ्रंट को हमने आगे मूव करा लिया है, तो ये यहाँ तक की जगह हमारे पास खाली है। तो हम क्या करेंगे, डॉल्फिन ऐड कर देंगे, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, शार्क आ जाएगा।
तो आपका जो फ्रंट पॉइंटर है वो भी यहाँ से हट के 2 डिजिट आगे जाएगा और आपका यहाँ पे आ जाएगा एंड ऑफ क्यू पॉइंटर। ठीक है बेटा। और बाकी आइटम्स जो है जी। वो आपकी ऐसे ही रहेंगी, वो आप यहाँ से देख के क्या कर लो, कॉपी कर लो। कैट ऑलरेडी लिखा हुआ है, फिश ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन ये क्योंकि ये रिप्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, क्यू फ्रंट और एंड के दरम्यान में नहीं है, तो ये चाहो तो आप ब्रैकेट बना लो कि पता चल जाए कि इनका डिफरेंस है, ये एक्चुअल डाटा नहीं है, बस ये ओवरराइड हो सकता है। ठीक है जी। और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे क्या लिख देना है, बी लिख देना है। सही है। सो दिस इज द फाइनल डायग्राम दैट यू कैन सी। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ गई है, सो नाउ वी कैन मूव अहेड और फर्दर जो है वो बात को आगे लेके चलते हैं। जी। ओके। ठीक है जी। और अब हमारे पास जो पॉइंट है वो है, अच्छा यहाँ पर इन्होंने फर्दर एक और क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे दिया है, जिसमें उन्होंने क्या बात पूछी है, जिसमें उन्होंने ये बात पूछी है। अच्छा, यहाँ क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं क्यू इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ 1D एरे। तो 1D एरे को यूज करके हमने क्यू को क्या किया बेटा, इम्प्लीमेंट किया है। कह रहे डिस्क्राइब द एल्गोरिथम दैट शुड बी यूज्ड टू मॉडिफाई द एंड ऑफ द क्यू पॉइंटर व्हेन एडिंग एन आइटम टू द क्यू। कह रहे डिस्क्राइब करें एल्गोरिथम को के यानी जब भी हमने मॉडिफाई करना होता है एंड ऑफ क्यू पॉइंटर। ठीक है। और जब हम ऐड कर रहे होते हैं आइटम क्यू के अंदर, तो जब हम क्यू के अंदर आइटम ऐड कर रहे होते हैं, तो हम एक चीज को जो है वो देख रहे होते हैं, और वो क्या होती है कि एंड ऑफ पॉइंटर जो है वो एफ ओ क्यू के अगर बराबर है, तो हम मैसेज क्या डिस्प्ले कर रहे होते हैं, क्यू इज फुल रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ऐसे ही है ना, क्योंकि कभी भी आपने इस चीज हम्म। का ख्याल रखना होता है कि ये जो है वो हमें कम ही रखना होता है, ये हमने कम ही रखना होता है। ठीक है। सो और साथ साथ कह रहे हैं एल्गोरिथम शुड डिटेक्ट एनी पोटेंशियल एरर कंडीशन। वो एरर कंडीशन यही है बेटा कि एंड ऑफ क्यू अगर बराबर हो जाए किसके, एफ ओ क्यू के, देन ये क्या कहलाएगी, देन एरर कंडीशंस अकर। और वो क्या है बेटा, क्यू इज फुल, क्यू इज फुल। ठीक है बेटा। और ये चेक करते हैं मॉडिफाई करते टाइम, और फिर उसके बाद इंक्रीमेंट करते हैं क्यू को, एंड ऑफ क्यू इज इंक्रीमेंटेड। और इसके अलावा ये प्रोसेस आपका क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है। और आप क्या करते हो, आप री यूज कर लेते हो, रैप कर लेते हो। ठीक है बेटा। अच्छा, फर्दर बात को आगे लेके चलेंगे। अब बात कर लेते हैं, ये इन्होंने एक और पार्ट इसका दे दिया है, और इसके अंदर इन्होंने क्या बात बोली है, इसमें इन्होंने दिया है सवाल, कह रहे हैं आप प्रोग्राम कंट्रोल्स द हीटिंग सिस्टम इन अ स्पोर्ट्स हॉल। इस पे स्पोर्ट्स हॉल की बात कर रहा है बेटा। कह रहे द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इन्वॉल्व्स रीडिंग अ वैल्यू फ्रॉम अ सेंसर। सेंसर से डाटा रीड हो रहा है। अ सेंसर प्रोड्यूसेस अ न्यूमेरिक वैल्यू that repeats the temperature. The value is an integer which should be in the range 0 to 40 inclusive, यानी 0 से लेकर 40 तक की वैल्यू जो है वो इंक्लूसिव एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है। फिर क्या बात कर रहा है, कह रहा है प्रोग्राम फंक्शन हैज बीन रिटन टू वैलिडेट द वैल्यू फ्रॉम द सेंसर। कह रहा है टेस्ट प्लान इज नीडेड टू टेस्ट द फंक्शन, complete the table
द फर्स्ट लाइन हैज बीन कंप्लीटेड फॉर यू, यानी इन्होंने सिर्फ क्या कर दिया, फर्स्ट लाइन हमारे लिए कंप्लीट कर दी और उसके बाद इन्होंने बोला कि टाइप ऑफ टेस्ट डाटा बता दीजिए और साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी बता दीजिए और आउटपुट भी बता दीजिए। आउटपुट किस फॉर्म में होगा? एक्सपेक्टेड आउटपुट यही होगा कि एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड, सही है। और ये हो गया उसकी एक्सप्लेनेशन कि आपने कौन सा डाटा दिया है। तो रेंज को पहले कंसीडर करो, 0 से लेके बेटा 40 तक की रेंज। अब इसके अंदर ये है कि अगर जैसे अज्यूम कर लें, अगर हम कोई वैल्यू दे देते हैं एक्सेप्टेड, देखो 4 तरह का टेस्ट डाटा होता है मोस्टली हमारे पास, ठीक है। 4 तरह का क्या होता है हमारे पास टेस्ट डाटा होता है, एक नॉर्मल होता है, एक एबनॉर्मल होता है, एक बाउंड्री होता है और एक एक्सट्रीम होता है, ठीक है। तो अब इनमें से आप चारों यूज करना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन 5 दिए हुए टोटल, इसमें से एक इन्होंने कर दिया, इसका मतलब रिपीट हो सकते हैं। हाँ, अज्यूम कर लें, ठीक है जी। क्या कह रहे हैं? अज्यूम दैट द सेंसर विल जनरेट ओनली इंटीजर डाटा वैल्यू, ठीक है, एनी पॉइंट में डाटा नहीं आ रहा। तो आप अज्यूम कर लो कि लेट सपोज एक बाउंड्री डाटा दे दें, आप अज्यूम कर लें 40, ठीक है जी। 40 दे दें आप, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास बाउंड्री डाटा, ठीक है। और ये एक्सेप्टेड होगा, यहाँ बता देंगे कि डाटा इज एक्सेप्टेड। फिर इसके अलावा आप बता दें -5, तो ये क्या हो गया बेटा? एबनॉर्मल हो गया डाटा, ठीक है, एबनॉर्मल डाटा कहलाएगा। तो ये सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आप लिख देंगे डाटा इज रिजेक्टेड, ठीक है। फिर इसके अलावा आप जो है वो और कोई वैल्यू दे दें, आप कह दें 47, तो ये भी एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल डाटा हो गया। तो डाटा इज रिजेक्टेड। और इसी तरीके से अब एक और आप नॉर्मल वैल्यू दे दें, आप 0 दे दें, चलो 0 भी एक्सेप्टेड है, बाउंड्री है लेकिन एक्सेप्टेड है, ठीक है। क्योंकि इंक्लूसिव वाली ओके जी। बात की है ऑलमोस्ट, क्योंकि इन्होंने बोला कि रेंज इन्होंने दी है, इंक्लूसिव के साथ बोल दिया इन्होंने। तो यहाँ पर आप क्या कह देंगे? यहाँ पर आप ये कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है बेटा? बाउंड्री डाटा है, तो आप यहाँ बता देंगे कि डाटा इज एक्सेप्टेड, ठीक है बेटा। चलें अब आगे बात को लेके चलें। फिर इन्होंने क्या बात बोली है? फिर इन्होंने नेक्स्ट पार्ट इन्होंने दिया, इसमें कह रहे हैं प्रोग्राम मॉड्यूल कंट्रोल्स द हीटर्स, दिस मॉड्यूल ऑपरेट्स एज फॉलोज। तो इसके अंदर पहले ऑप्शन के ऊपर क्या बात हो रही है? कह रहा है इफ द टेम्परेचर इज बिलो 10 स्विच द हीटर ऑन, यानी 10 से छोटा होगा तो हीटर ऑन करेंगे। और इफ द टेम्परेचर इज अबव 20 स्विच द हीटर ऑन। फिर इन्होंने दिया स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में बेटा होता क्या है कि ये जो आपको सर्कल नजर आ रहा है, ये आपके कहलाते हैं स्टेट्स, ठीक है। ऑटोमेशन के लिए सिस्टम्स जब भी हम बनाते हैं तो उसकी हम स्टेट ट्रांजिशंस बनाते हैं ताकि हमें पता चले कि किस इनपुट के ऊपर स्टेट सिस्टम की कैसे चेंज हो रही है, ठीक है। तो और वो डिपेंड कर रहा होता है इवेंट्स या इनपुट्स के ऊपर, डेफिनेटली वो इनपुट ही है लेकिन यहाँ पर हम इवेंट्स बोलते हैं कि यहाँ से यहाँ पर अगर आना है एक स्टेट से, स्टेट नंबर 1 से अगर स्टेट नंबर 2 को 2 पे आना है मशीन ने, तो वो कैसे आएंगे? तो ये ट्रांजिशन जो है वो इवेंट्स के थ्रू हो रही है। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये स्टार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो सर्कल, ये जो लाइन है ये स्टार्ट को रिप्रेजेंट करती है। अब इन्होंने बनाई भी नहीं है। और एंडिंग के लिए जो होती है ना, ये इस तरह से बेटा, तो ये 2 सर्कल्स, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये एंड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी इन्होंने बनाया हुआ नहीं, कुछ सिस्टम्स में हमें जरूरत नहीं होती है एंड की, इसलिए। लेकिन अगेन अब आपने यहाँ इसको क्या करना है? लेबल करना है। इन्होंने जो बात कही है वो यही कही है कि स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम को आप कंप्लीट करें। तो कंप्लीट करने के लिए आपको ये कंसीडर करना होगा कि कौन से इवेंट के ऊपर क्या एक्शन परफॉर्म होगा। तो एक चीज तो ये हो गई कि जब टेम्परेचर क्या होगा? 10 से कम होगा तो हीटर ऑन होगा। तो यहाँ पर आप लिखते हैं टेम्परेचर ग्रेटर देन 10, सॉरी बिलो है, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे बेटा? बिलो 10। तो क्या हो जाएगा? हीटर ऑन हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप अबव 20 होंगे तो हीटर ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने जो इवेंट लिख देना है वो क्या लिख देना है बेटा? टेम्परेचर ग्रेटर देन 20,
ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये स्टेट कौन सी है जहां पे हीटर ऑफ ही रहे? वो स्टेट है 10 से बड़ी वाली, क्योंकि 10 से कम के ऊपर हीटर ऑन हो रहा है ना। 10 या 10 से ऊपर वाली स्टेट के ऊपर नहीं हो रहा, तो टेम्परेचर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 होगा, तो ये हीटर ऑफ ही रहेगा। इसी तरीके से टेम्परेचर जब ग्रेटर देन 20 होगा तो हीटर ऑफ करेगा। लेकिन अगर हमारे पास टेम्परेचर लेसर देन इज इक्वल टू 20 हो, तो वो क्या रहेगा, वो हीटर ऑन ही रहेगा। सही है, तो ये आपको 3 मार्क्स का इन्होंने क्वेश्चन दे दिया था। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो बेटा, इस तरीके से आप अपने इस डायग्राम को कंप्लीट कर सकते हो। सही है जी। अच्छा, फिर इसके अलावा हमारे पास फर्दर बात को आगे लेके चलते हैं। यस, ये है क्वेश्चन जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये है प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन जो कि आप कह सकते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको लाजमी हमने करना है। तो इसके अंदर क्या बात कह रहा है, इसके अंदर कह रहा है द डाटा आइटम्स विल बी रिकॉर्डेड ईच आइटम अ स्टूडेंट सक्सेसफुली लॉग्स ऑन टू द स्कूल नेटवर्क। तो ये डाटा आइटम्स है बेटा, और डाटा आइटम्स में हमारे पास क्या क्या सेव हुआ हुआ है। यहाँ पर हमारे पास सेव हुआ हुआ है स्टूडेंट आईडी, यहाँ पर हमारे पास सेव हुआ हुआ है होस्ट आईडी, और यहाँ पर हमारे पास सेव हुआ हुआ है टाइम एंड डेट। ठीक है जी, तो थर्ड आपके पास आ गया टाइम एंड डेट। और एग्जांपल में इन्होंने ये दिया हुआ है कि स्टूडेंट आईडी इस तरीके से सेव है, होस्ट आईडी इस तरीके से सेव है, और टाइम एंड डेट इस तरीके से सेव। कह रहा है द स्टूडेंट आईडी 6 कैरेक्टर लॉन्ग। स्टूडेंट आईडी इस तरह से यहाँ आपको गिवन हुई है, 6 कैरेक्टर लॉन्ग। कह रहा है द अदर 2 डाटा आइटम्स आर ऑफ वेरिएबल लेंथ। बाकी जो डाटा है वो वेरिएबल लेंथ का है। सही है, यानी स्टूडेंट आईडी फिक्स्ड है, यानी स्टूडेंट आईडी का जो इन्होंने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बेटा बताया वो फिक्स बताया, इसीलिए इन्होंने स्टूडेंट आईडी का बताया, होस्ट का और टाइम का नहीं बताया। फिर कह रहे हैं स्ट्रिंग अ सिंगल स्ट्रिंग विल बी फॉर्म्ड बाय कॉन्कैटिनेटिंग द 3 डाटा आइटम्स। 3 डाटा आइटम्स को हम क्या करके कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, और एक हमारे पास एक फाइनल स्ट्रिंग बन रही है। कह रहा है सेपरेटर कैरेक्टर विल नीडेड टू बी इंसर्टेड बिटवीन आइटम्स 2 and 3। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब आपने कंप्लीट स्ट्रिंग बनाना है, तो ये आपके पास क्या आ गया बेटा, एक कंप्लीट स्ट्रिंग आ गया। इस कंप्लीट स्ट्रिंग के अंदर देखो 3 चीजें आ रही हैं। एक तरफ आ रही है ये, जिसको आप नाम दे सकते हो स्टूडेंट आईडी। ठीक हो गई बात। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने दे दिया है होस्ट आईडी। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने क्या दे दिया है, इन्होंने एक सेपरेटर यूज किया है, और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट जो है वो डेट एंड टाइम मेंशन कर दिया है। तो इसमें इन्होंने जैसे शुरू में बताया था कि हमने कॉन्कैटिनेट करके स्ट्रिंग को बनाया है, और जब हम सेकंड और थर्ड आइटम के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां इन्होंने सेपरेटर यूज किया। सेपरेटर में कुछ भी हो सकता है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है, खैर डिपेंड करेगा। आगे क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। कह रहा है ईच स्ट्रिंग रिप्रेजेंट्स वन लॉग एंट्री। एक एंट्री के अंदर ये डाटा आ रहा है। फिर कह रहा है प्रोग्रामर डिसाइड्स टू स्टोर द कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग इन अ 1D array which is log array that contains 2000 elements. Unused element array element will contain an empty string। यानी कि जो एलिमेंट खाली होंगे, यानी एरे इन्होंने कंसीडर कर लिया, और जो अनयूज होगा बेटा उसको इन्होंने क्या किया हुआ, उसको इन्होंने इस तरीके से सेव किया हुआ। ठीक है, अनयूज। और टोटल है कितने, 1 2, और उसके बाद कहाँ तक जा रहा है बेटा, ये 2000 तक जा रहा है। कह रहे हैं सजेस्ट अ सुइटेबल सेपरेटर कैरेक्टर एंड गिव अ रीजन फॉर योर चॉइस। तो सेपरेटर तो ज्यादातर कॉमनली जो है वो कॉमा भी हो सकता है, या कॉलन भी हो सकता है, या अंडरस्कोर भी आप जो है वो यूज कर सकते हो। इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, ताकि नॉर्मल रिकॉर्ड के अंदर ये नहीं आ रहा। सही है, नॉर्मल रिकॉर्ड में नहीं होता सेपरेटर, इसलिए आप इसे यूज कर सकते हैं। सही है, तो एनी जी स्पेसिफिक वैल्यू, तो आप ये कह सकते हो कि सेपरेटर कुड बी अंडरस्कोर, और उसके बाद बता दोगे कि दिस करेक्टर डज नॉट अकर इन द रिकॉर्ड, क्योंकि नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर तो ये नहीं आ रहा, इसलिए। सो दिस, हम्म। इस एग्जांपल में कॉमा और कॉलन यूज नहीं कर सकते ना, वो भी लगा सकते हैं आप, वो लगा लें। मगर ऊपर डेटा में है ना वो।
हाँ, तो बेहतर ऑप्शन यही है कि आप फिर वो लगाएं, कॉमा लगा लें, वो ज्यादा बेहतर है ताकि रिपीट हो। सही है। दिस कैरेक्टर अकर, डज नॉट अकर, दिस डज नॉट अकर इन द गिवन डाटा स्ट्रिंग। ठीक है बेटा। अब बात को आगे लेके चलें। कह रहे हैं द चॉइस ऑफ डाटा स्ट्रक्चर दैट वाज मेड ड्यूरिंग वन स्टेज ऑफ द प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सो आइडेंटिफाई दिस स्टेज। अभी जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, यहाँ पे मैं ये बता रहा था, जब स्टार्ट जो पहला क्वेश्चन मैंने करवा रहा था तो मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास स्टेजेस होते हैं हम्म। प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के। तो एनालिसिस में तो एब्स्ट्रक्शन और डिकम्पोजिशन की, बल्कि डिकम्पोजिशन भी डिजाइन में ही जाता है। तो एब्स्ट्रक्शन की ज्यादातर हम बात कर रहे होते हैं, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर डिजाइन के अंदर बेटा हम लोग ये काम करते हैं कि डाटा टाइप्स वगैरह डिसाइड कर। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे बेटा, ये स्टेज बता दोगे डिजाइन। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द डिजाइन स्टेज। ठीक है बेटा। तो ये पॉइंट जो है वो आपका ठीक। क्लियर हो गया है। ओके बेटा, तो अब अगली बात क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट को जरा जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। इसमें इन्होंने कहा है कि एक फंक्शन हमने बनाना है जिसका क्या नाम है, लॉग इवेंट्स। और ये जो है वो फंक्शन है डेफिनेटली, तो इसका मतलब ये कि रिटर्न भी करेगा। तो अब इसके की पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लें। वन क्या है बेटा, टेक अ स्टूडेंट आईडी एज द पैरामीटर। तो स्टूडेंट आईडी एक पैरामीटर के अंदर आ गई। फिर कह रहा है फॉर ईच स्टूडेंट इन द एरे दैट मैचेस द स्टूडेंट आईडी पैरामीटर, एड द वैल्यू टू द एरे एलिमेंट टू द नेक्स्ट एग्जिस्टिंग फाइल, लॉग फाइल। तो इससे क्या पता चल गया, एग्जिस्टिंग फाइल की इसने बात कर दी। तो जब भी हम फाइलिंग का सवाल करते हैं तो हमारे पास फाइल के मोड्स होते हैं, फाइल के मोड्स होते हैं। सवाल पढ़ते पढ़ते आपके माइंड में चीजें चली, इतना कंसंट्रेशन के साथ आपको तैयारी आपने करनी, ठीक है। तीन मोड्स होते हैं बेटा, रीड, राइट और अपेंड। सो रीड तो कर नहीं रहे, राइट वाला ऑप्शन हो सकता है, लेकिन उसने क्या बात बोल दी है कि एग्जिस्टिंग फाइल है। तो इट मीन्स कि बेटा यहाँ आपने क्या करना है, अपेंड करना। ठीक होगी बात। फिर कह रहा है असाइन एन एम्प्टी स्ट्रिंग टू द एरे एलिमेंट, और हमने क्या असाइन करना है, हमने जो है वो असाइन करना है खाली स्ट्रिंग, यानी एरे एलिमेंट को हमने असाइन करना है एम्प्टी स्ट्रिंग। और फिर कह रहा है कि काउंट द नंबर ऑफ लाइंस एडेड टू द फाइल, और जितनी फाइल के अंदर हमने डाटा ऐड किया है वो हम क्या करेंगे, वो हम जो है वो काउंट करेंगे। और रिटर्न दिस काउंटर, यानी काउंटर को हमने क्या करना है, रिटर्न करना है। तो जितना भी रिकॉर्ड ऐड हुआ है, 5 लाइनें, 6 लाइनें, 10 लाइनें, 50 लाइनें, जितनी भी लाइनें हुई है वो क्या आ जाएंगी, यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएंगी। ठीक है। तो हुआ क्या है, सिनेरियो को जरा अच्छे से समझना है। पहले हुआ क्या है? हुआ ये है कि इन्होंने कहा है कि आप एक फंक्शन बनाए जिसका नाम होगा लॉग इवेंट। यूजर की आईडी एंटर होगी बेटा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास इन्होंने क्या दिया हुआ है, एरे साइज। इन्होंने बताया हुआ है कि लॉग एरे के अंदर जो है वो 2000 एलिमेंट सेव हुए। तो 2000 तक आपने क्या चलाना होगा, लूप चलाना होगा। और आप क्या करोगे, एरे से डाटा उठाओगे। और फिर आपने क्या करना है बेटा, आपने जो है वो फाइल के अंदर डाटा, तो जैसे जैसे फाइल के अंदर डाटा लिखते रहोगे उसी पोजीशन के ऊपर आपने इंडेक्स के ऊपर रहते हुए क्या करना है, आपने एम्प्टी असाइन करना है। एम्प्टी का मतलब क्या है, एम्प्टी का मतलब ये कि एम्प्टी का मतलब ये कि ये आप असाइन कर देंगे एरे। सही है। और आप फिर आखिर में और काउंटर को आप +1 करते चले जाएंगे। तो वो तो खैर लूप के साथ ही आपका क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, उतना बड़ा मसला नहीं। तो अब जैसे मेरा तरफ पढ़ाने का जो तरीका वो ये है कि मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि वो खुद से डिक्लेरेशन करें, इतना आपको आना चाहिए। मैं सिर्फ आपको एक बेसिक लॉजिक क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी डेफिनेटली यू पीपल आर, मतलब उसको आप इजीली कर सकते हो, उसमें कोई ऐसे मसले की बात नहीं। आपको बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीजों की। तो आपने कैसे करना है बेटा, फंक्शन का हेडर मैं लिख रहा हूँ, लेट मी राइट हियर। फंक्शन, फंक्शन का नाम इन्होंने क्या बोला बेटा, लॉक इवेंट्स। और एस टी डी आई डी कह देते हैं हम, स्टूडेंट आईडी आ रही है यहाँ पे। और उसकी डाटा टाइप बेटा क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या रिटर्न्स कर रहा है, रिटर्न, इसको कर देते हैं रिमूव। रिटर्न क्या कर रहा है बेटा, इंटीजर रिटर्न कर रहा है।
ठीक है जी, क्योंकि काउंटिंग है ये। फिर उसके बाद हमारे पास फाइल को हमने ओपन करना है। फाइल का नाम इन्होंने बताया, फाइल का नाम इन्होंने, लेट मी चेक है, लॉग फाइल, ठीक है, लॉग फाइल बताया इन्होंने। तो आप क्या करोगे बेटा, आप लॉग फाइल को आपने जो है वो यूज करना है। ठीक है जी, तो लॉग फाइल डॉट टी एक्स टी एक वेरिएबल बनता है। कॉमनली हमारी प्रैक्टिस यही होती है कि हम एक स्ट्रिंग टाइप का जो है वो वेरिएबल बना लेते हैं। और एक होता है कॉमनली फाइल डाटा, ठीक है, माई स्ट्रिंग, ये बड़े कॉमन टाइप है। ठीक है, तो आप एक वेरिएबल ले लें जिसे आप कहते हैं माई फाइल। ठीक है जी, और माई फाइल के अंदर आपने क्या असाइन करना होगा, माई फाइल के अंदर आप असाइन करेंगे लॉग फाइल डॉट टी एक्स टी। सही है, और फिर इस लॉग फाइल को आपने क्या करना है, आपने ओपन करना है। सो फॉर दिस पर्पस यू विल राइट ओपन फाइल, और उसके बाद आप लिखेंगे माई फाइल फॉर अपेंड। ठीक है बेटा, और उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने 2000 टाइम्स लूप चलाना है। सो यू विल राइट फॉर काउंट, और उसकी आप रेंज बता दोगे 1 to 2000। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, फाइल से, अच्छा, एरे से डाटा उठाना है। तो एरे से डाटा उठाने के लिए आपके पास एक और वेरिएबल होगा जो डिक्लेयर होगा, इसे हम क्या देते हैं, फाइल डाटा। ठीक है, और फाइल डाटा एक वेरिएबल है जिसमें कहाँ से डाटा उठ के आएगा बेटा, वो आएगा आपका डाटा लॉग एरे से। यहाँ इन्होंने बताया ना, लॉग एरे से डाटा आएगा। एरे का नाम इन्होंने ऊपर मेंशन किया है, ये रहा लॉग एरे। सही है, और एरे के अंदर हमने ऑलरेडी क्या किए हुए हैं, वैल्यू सेव की थी। ठीक है, लेट सपोज अली, अहमद, और ये सब सेव हुआ हुआ डाटा, वो आपने उठाना है। एक लाइन आप उठाएंगे और उसको कहाँ रखेंगे बेटा, फाइल के अंदर आप ऐड कर देंगे। आपने ये काम करना है। सही है, तो आपने लॉग एरे लगाया और उसके बाद आपने इसे क्या दे दिया, काउंट दे दिया। ओके, तो फाइल डाटा के अंदर क्या, वेरिएबल फाइल डाटा के अंदर ये चला गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, क्योंकि स्टूडेंट आईडी ने बताई है कि किस स्टूडेंट आईडी का हमने जो है वो ऐड करना है रिकॉर्ड फाइल में, तो अब आप यहाँ लगाएंगे इफ, या बल्कि एक काम करें, पहले डाटा उठा लेना है यार, आसान हो जाएगा आपका काम। आप सिंपल एक काम करें, एक वेरिएबल बना लें जिसको आप कर लें डाटा, और आप यहाँ से क्या कर लें, स्टूडेंट आईडी उसकी क्या कर लें, कंपेयर कर लें। कैसे करेंगे बेटा, आप लगाएंगे लेफ्ट का फंक्शन, और उसके